हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लीगल प्रोसीजर्स, जो गणतंत्र का चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से शॉर्ट, कहाँ से लॉन्ग, वो सब मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो कोट्स मेरे नोट्स में दिया है, कोट्स मेरे नोट्स में दिया है, अच्छी राइम बनी है, वो थोड़ा सा कम है, जो कि आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अब तक बुक से पढ़ लिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके सर पे आ चुके हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब आप एक बार बुक से कर लेना। या मैं बता देती हूँ, मेरा दिल गवारा नहीं करता है कभी कभी कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं छोड़ दूँ। चलो, ऑफिसर कौन है, मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है और मैक्सिमम फ़ाइन कितना देंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, जो डिफरेंस होगा वो याद रखना कि डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं और आजीवन कारावास यानी सारी उम्र कैद की सज़ा और फांसी भी दे सकते हैं। और फ़ाइन अनलिमिटेड, जो चाहे लगा दें फ़ाइन, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। हाई कोर्ट की बात करते हैं, थोड़ा नीचे आते रहेंगे अब हम। इसमें क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो जाएगा एंड हाई कोर्ट जजेस हो जाएंगे। कोई याद करने वाली बात नहीं है ना। इसमें क्या हो जाएगा, मैं छत पे बैठी हूँ, ऐसा लगा कोई चीखा, पता नहीं। एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, जैसे कि डेथ पेनल्टी लिखा है, कन्फर्मेशन। देखो, इसमें डेथ पेनल्टी दे तो सकते हैं लेकिन कन्फर्मेशन चाहिए होगा। इसमें भी अनलिमिटेड एरिया फाइन लगा सकते हैं। सेशन कोर्ट, सेशन जजेस एंड, ठीक है। एनी सेंटेंस जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड है, डेथ सेंटेंस नहीं हो सकता, उसे कंफर्म करना पड़ेगा हाई कोर्ट से, और इसका भी अनलिमिटेड फाइन है। सेशंस कोर्ट क्या करते हैं, इसमें असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, 10 साल तक की ये सज़ा दे सकते हैं और अनलिमिटेड फ़ाइन लगा सकते हैं। ये चीज़ अब याद रखते रहना, जैसे जैसे नीचे आ जाएंगे इनकी पावर कम होती जाएगी। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, इनमें क्या हो जाएगा, अप टू 7 ईयर्स दे सकते हैं, अनलिमिटेड फ़ाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ तक फ़ाइन अनलिमिटेड था। अब जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, इन्हें ऐसे कहा जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है। जुडिशियल तो चल ही रहा है काम, इसमें अब क्या याद करना है। आज हमारी कैट आ गई छत पे बहुत दिन बाद। इसे हम छत पे लेके नहीं आते क्योंकि ये नीचे ही नहीं जाती फिर। ए कैट कैट कैट, तो आज मैं भी यहीं बैठी हूँ, ये भी यहीं है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा के एंजॉय कर रही हूँ, वो खेल के। तो इसमें 3 साल तक की सज़ा है और 10,000 तक का जुर्माना। इसमें 1 साल तक की सज़ा है, 5,000 तक का फ़ाइन इसमें आपको देना पड़ सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो इसमें कौन होता है, डीएम होता है, एसडीएम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मेंटेनेंस ऑफ पीस, नो पावर टू पास क्रिमिनल सेंटेंस, ठीक है। ये कुछ नहीं कर सकते, बस पीस, वही है ना, शांति शांति वाली बातें हैं। बाउंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन, बस इतना याद करना है। बाकी आप एक बार पढ़ लेना अपनी बुक से, मैंने इसलिए बोला है, अच्छे से आप पढ़ पाओगे वहाँ से। सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है भाई। सिविल कोर्ट में क्या होता है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो गए कि मैं इनका ही बेटा हूँ, ये मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, बाकी जो अपना हाथ पैर तोड़ देते हैं वो सारे सिविल कोर्ट्स में आ जाएंगे। क्रिमिनल कोर्ट में तुमने मर्डर, असॉल्ट, क्रिमिनल, ये सब बातें आ जाती हैं आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कंपनसेशन, भाई ले दे के काम चला लो, ठीक है। तुमने उसकी जायदाद खा ली, उसे दो वापस, बस इसमें इतना ही होना है। बाकी यहाँ पे भाई उसे सज़ा मिलेगी या फिर उसे फ़ाइन देना पड़ेगा। स्पेशल कोर्ट्स क्या कर लेंगे, इसमें पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट्स देख लेना, मैं ही बता देती हूँ। जो 18 साल से कम के बच्चे, मेरा ये टॉपिक रहा है, ठीक है। मेरी प्रेजेंटेशन थी तो मेरा जो टॉपिक था वो जुडिशियल नहीं था, जुवेनाइल एंड एग्जीक्यूटिव कोर्ट था, ठीक है। डीएम एसडीएम वाला और जुवेनाइल वाला। तो इसमें 18 साल से कम बच्चों के लिए ये स्पेशल कोर्ट होते हैं, ठीक है। पॉक्सो एक्ट क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये मैंने पूरे एक्ट की वीडियो में आपको बताया है पॉक्सो के बारे में, वही सारी चीज़ें। अगर पॉक्सो आएगा तो वही लिख के आना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना है, देखो जो ये था कोर्ट, इससे लॉन्ग भी बन सकता है। इससे लॉन्ग बनने में भी एग्जामिनर को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।
लॉन्ग भी बन सकता है, एसएक्यू भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार बुक से भी इसे पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ से शॉर्ट बनेगा, ठीक है, इन तीनों से, इंक्वेस्ट, एविडेंस एंड विटनेस। जब मेरी मैम ने चैप्टर समझाया तब तो मेरा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। एक्चुअली मुझे पॉलिटिकल जो ये सारी चीज़ें होती है ना, मुझे समझ नहीं आती हैं। मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ, घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतना ही चाहिए जीवन में, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने, ठीक है। मुझे पसंद नहीं आती ये सारी चीज़ें, तो मुझे समझ भी नहीं आता था। बट जब मैंने खुद बुक से पढ़ा तब जाके चीज़ें समझ आई हैं। इंक्वेस्ट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, एन इंक्वेस्ट इज़ अ लीगल इंक्वायरी। इंक्वेस्ट इज़ अ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। देखो आई से मैंने याद किया था, मुझे याद आ गया, आई मैंने ना पावर सेविंग मोड लगा रखा है, मेरी 10% बैटरी बची है, बस इसे मैं हटा देती हूँ। डाउन हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, नीचे जाके चार्ज कर लेंगे फिर, ये क्योंकि स्क्रीन बंद हो रही है बार बार, है ना। तो इंक्वेस्ट इज़ द लीगल इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्या है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है। कंडक्ट टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए, कॉज, मैनर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एन अननेचुरल, सडन, सस्पिशियस और वायलेंट डेथ। कोई दिक्कत इसमें आई नहीं आई। तो आई से इंक्वेस्ट, आई से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो इंक्वेस्ट, लेकिन ये क्या होता है, लीगल होता है। ऐसे आप मना नहीं कर सकते, नहीं जी हमें नहीं कराना, जनगणना वाले गए, नहीं हमें नहीं कराना, वो फिर भी काबिल बर्दाश्त है, उसे इंसान बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन तुम्हारे घर पे आ रहे हैं कोई के क्या हुआ है, तुम मना कर दो तो लठी मारेंगे फिर वो तुम्हारे, ठीक है। इन्हें मना नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर लीगल। तो इंक्वेस्ट इज़ अ लीगल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन क्यों आता है, ये क्यों होता है, कॉज, मैनर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एन अननेचुरल, सडन, सस्पिशियस, वायलेंट डेथ। आ गया समझ में। टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रखना। एक होता है पुलिस इंक्वेस्ट, एक होता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। दो ही होता है ना, मैंने दो पढ़े थे ना, तो ये हम काट देंगे, मैंने दो ही पढ़े थे, मुझे तो दो का ही याद है। अच्छा भाई, हम दो ही पढ़ेंगे फिर। तो पुलिस इंक्वेस्ट में क्या होता है, ये कंडक्टेड बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। भाई पुलिस वाला है तो कौन करेगा, पुलिस स्टेशन वाला, लेकिन सब इंस्पेक्टर से नीचे वाला नहीं करेगा, यानी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल नहीं करेंगे, सब इंस्पेक्टर करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक ड्रामा देखा करती थी, मैडम सर। आपने देखा है तो कमेंट करके बताना मुझे। आई एम अ बिग फैन ऑफ मैडम सर। मुझे उसका जो कॉन्सेप्ट है, ये एक सीरियल है, सब टीवी पे आता था, तो बहुत अच्छा। यहीं से मुझे पुलिस के बारे में पता चला कि पुलिस में क्या पोस्ट होती है, क्या किसके काम है, किसको किसके अंडर काम करना होता है। बहुत अच्छा ड्रामा था, फैमिली वाला एकदम ड्रामा है, देख सकते हो, अच्छी कॉमेडी वाला है, ठीक है। अच्छा, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट, तो इसमें मोस्ट कॉमनली यही होता है, 95% केसेस में आपने देखा ही होगा, पुलिस ही सब कुछ देखती है। तो ऑफिसर प्रिपेयर एन इंक्वेस्ट की आ रही है, तो ऑफिसर प्रिपेयर इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पंचनामा तैयार किए जाते हैं इन पर 2 और मोर रेस्पेक्टेबल लोकल, ठीक है, इनहेबिटेंट्स। यानी कि मेरी कैट जो है ना, कबूतर के चक्कर में बैठी है, पड़ोसी से लड़ाई कराएगी हमारी। अच्छा, if foul play is suspected or the cause of death is unclear, the police forward the body for postmortem examination along with the inquest report। यानी अगर हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, तो क्या करेंगे, उसे भेज दिया जाता है एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं बता रही थी कि अगर कुछ हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, तो क्या करते हैं, फिर वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है विद इंक्वेस्ट रिपोर्ट, कि हमें लगा है कि यहाँ पे कुछ सही नहीं है। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम या डीएम या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसे क्या करता है, कंडक्ट करता है। इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, डेथ ऑफ द पर्सन इन अ पुलिस कस्टडी और पुलिस फायरिंग। इसकी कंडीशन समझ आ रही है, डेथ ऑफ अ पर्सन पुलिस कस्टडी में या फिर पुलिस फायरिंग में उसकी डेथ हुई हो, डेथ इन प्रिजन और जेल और इन मेंटल असाइलम, तो या तो उसकी डेथ जेल में हुई हो, ठीक है, या फिर मेंटल असाइलम में हुई हो। और डवरी डेथ का इंपॉर्टेंट याद रखना है। डवरी डेथ कब तक मानी जाती है कि शादी से 7 साल तक जिस भी महिला की डेथ हो जाती है, सस्पिशियस जो है, नेचुरल ठीक है हो जाती है, नेचुरल की तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिसको लगता है कि हाँ सस्पिशियस है तो उसमें,
अननेचुरल 7 years ऑफ मैरिज, डबली डेथ, एक्सह्यूमेशन, डिगिंग आउट, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई किसी को दबा दिया है, ठीक है, दफन कर दिया है। अब हमें पता चला है नहीं, ये जो हमने रिपोर्ट्स निकाली हैं वो गलत है, कुछ और ही मामला है, हमने गलत जांच कर दी है, हमने गलत जो है वो रिपोर्ट दे दी है। तो फिर क्या होता है, एक्सह्यूमेशन, यानी डिगिंग आउट द बरीड बॉडी फॉर पोस्टमार्टम, दोबारा उसका होता है। तो एक्सह्यूमेशन में एलिगेशंस ऑफ रेप और डेथ इन कस्टोडियल केयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, मजिस्ट्रेट वाला। अच्छा, तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, इसमें पुलिस ऑफिसर है, इसका डिफरेंस भी आ सकता है, बाकी ये पूरा इंक्वेस्ट ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा, रूटीन अननेचुरल एक्सीडेंटल डेथ, इसमें कस्टडी, डवरी डेथ, एक्सह्यूमेशन एंड पुलिस फायरिंग की वजह से जो डेथ होती है। पावर टू एक्सह्यूम, इन्हें पावर नहीं है, इन्हें पावर है, ठीक है। सबऑर्डिनेट टू मजिस्ट्रेट एंड सुपीरियर अथॉरिटी कैन होल्ड ये काम करते हैं मजिस्ट्रेट के साथ, लेकिन इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप अकेले, ठीक है, तेरा भाई अकेला काफ़ी है। कौन, मजिस्ट्रेट वाला। एविडेंस इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है और ये PYQ भी है, तो अच्छे से कर लेना। तो एविडेंस क्या होता है, सबूत। व्हाट इज़ द सबूत, क्या है तुम्हारे पास, है ना। तो एविडेंस इज द सबूत अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट IEA 1872। और अब तो जो न्यू आया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सब के अकॉर्डिंग आपको नंबर याद करना है। तो एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, एविडेंस का मतलब क्या और क्या वो इंक्लूड करता है, ऑल स्टेटमेंट्स made by witness in court and all document produced for the inspection of the court। समझ आया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें आता है विटनेस इन द कोर्ट, जो कि ऑल स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स जो कि कोर्ट में आते हैं, ठीक है। तो विटनेस मतलब जो गवाह होता है, जो गवाह स्टेटमेंट लेके आता है, जो उसका बयान होता है, और जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं कोर्ट में, उसे कहा जाता है एविडेंस। पता ही है आपको, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये। टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या होता है, ओरल एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है, डायरेक्ट एविडेंस होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और अच्छा, ये मैंने नहीं पढ़े थे, ये मेरी बुक में नहीं थे, तो इसे हटा दो, ठीक है। मैं बुक वाली बताना चाहती हूँ जो मैंने NCIRC की बुक में से पढ़ा था, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ के क्या करोगे, शॉर्ट में क्वेश्चन आना है, चाहो तो पढ़ लेना। देखो, मैं मना नहीं करती, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उसमें कोई बुराई नहीं है। ओरल एविडेंस की बात करते हैं, तो ऑल स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ बाय विटनेस, ओथ मतलब कसम खा लिया उसने, गवाह ने, ठीक है, कि केस का ये फैक्ट है। जैसे वो कहते कि जो मेरा ये बंदा है, ठीक है, ये सही है, मैं कसम खा के कहता हूँ, तो ओरल एविडेंस हो गया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट इन मेडिकल प्रैक्टिस। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे कि फिटनेस, एज, वैक्सीन या डेथ सर्टिफिकेट, समझते हो। मेडिको लीगल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इंजरी की रिपोर्ट, सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट, या फिर शराब पीने वाली रिपोर्ट, ड्रंकनेस वाली। समझ आ गया, इजी है, ये समझ आ रहा होगा क्योंकि हम इसे रिलेट कर सकते हैं, बस इसे याद करना है आपको हेडिंग बाय हेडिंग, इसके कितने टाइप्स, ये वो सब। डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन कॉन्शियस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, तो उसे रिगार्डिंग द कॉज और सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू डेथ, कि उसकी डेथ जब, देखो मैं पहले डिपोजिशन बता दूँ उसके बाद बताती हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अ डाइंग पर्सन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एंड देयर डिफेंस काउंसिल। तो बच्चों, मैं आपको डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन बता रही थी। डाइंग डिक्लेरेशन की बात मैंने की थी, तो स्टेट पर्सन कॉन्शियस है, दोनों में पर्सन कॉन्शियस ही होता है, जिंदा होता है, लेकिन मरने वाली अवस्था में, कि वो मर जाएगा, ठीक है। तो रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू डेथ, यानी उसकी डेथ का कारण क्या है, किसने उसे मारा है, किससे मारा है, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें वो बताता है। डाइंग डिपोजिशन में वो यही बताता है, कोई दिक्कत नहीं, बट कसम खा के बताता है, मजिस्ट्रेट के सामने बताता है, और वो कोर्ट में जाके बताता है।
यानी एज अ मतलब विक्टिम है वो, तो जाके कोर्ट में बताता है। समझ आ गया? अब डायरेक्ट एविडेंस का, इसका मैं आपको वो बताऊंगी ना जब डिफरेंस, तब आपको समझ अच्छे से और आ जाएगा। इसे अभी होल्ड करो। डायरेक्ट एविडेंस की बात करते हैं। टेस्टिमनी ऑफ द आई विटनेस वो डायरेक्टली परसीव द फैक्ट दैट विद देयर ओन सेंसेस, लाइक आई सॉ द एक्यूज स्ट्राइक द डिसीज, यानी उसने उसे टक्कर मारी, वो उससे टकराया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एविडेंस ऑफ सराउंडिंग फ्रॉम विच अ फैक्ट कैन बी लॉजिकली इंटरफेयर, जैसे कि ब्लड स्टेन्स मैचिंग विक्टिम ऑन एक्यूज क्लोथ्स। तो एक्यूज के क्लोथ पे क्या मिले? विक्टिम के मतलब हिंदी में समझो मैं क्या बोल रही हूँ, कि खूनी के कपड़ों पे खून मिला है जिसको उसने मारा है, तो हो गया ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया। अब डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन में फ़र्क क्या होता है? दोनों सबसे पहले तो मरने वाला व्यक्ति ही देता है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों कौन देते हैं? मरने वाले। तो अब इसमें सिर्फ दिक्कत ये है, जो दिक्कत भी नहीं है, डिफरेंस क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, या कोई साधारण पर्सन भी वीडियो बना ले तो उसका काम माना जाएगा कि ये क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन है। बट जो होता है डाइंग डिपोजिशन, ये सिर्फ स्ट्रिक्टली जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करते हैं, क्योंकि ये कोर्ट का काम है, ये कोर्ट में जाके होता है, कोर्ट वाले करते हैं। इसमें कोई कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कसम खाने की ज़रूरत होती है। नॉट रिक्वायर यूजुअली एब्सेंट, एक्यूज एंड लॉयर मस्ट बी प्रेजेंट, क्योंकि ये जुडिशियल काम है तो यहाँ पे वो सारे जुडिशियल फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, लाइक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक्यूज्ड, लॉयर, क्योंकि एक्यूज को भी बोलने का मौका मिलेगा कि भाई क्या हुआ, ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इसलिए उसे कसम खिलाई जा रही है कि तुझे जाना तो है ही। अब झूठ बोल के जाएगा तो वो वैसे ही, या इस ज़िंदगी में बच जाएगा तो आगे पकड़ा जाएगा। तो इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि इंसान झूठ बोलता होगा, क्योंकि मरते वक्त तो इंसान भला ही करना चाहेगा, ठीक है। अपना भला ना कर सके तो दूसरों का भला वो करने का सोचता है कि चल मैं तो जा ही रहा हूँ, तेरा भला हो जाएगा, मैं तो कुछ लेके जा ही नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। एक्यूज लॉयर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि वो सामने एक्यूज खड़ा है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के पूरे चांसेस रहते हैं। समझ आ गया? हाई होते हैं इसके जो एविडेंस हाई है, बट इसका बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पे वो पूरा सबूत और सब लेके खड़ा हुआ है। वाइडली देखो इंडिया में तो यही चलता है कि उसने डाइंग डिक्लेरेशन दे दी। डाइंग डिपोजिशन नॉट कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया। इसका मैं एक साधारण एग्जाम्पल दे के ये बात आपके माइंड में बहुत आसानी से फिट कर देती हूँ। देखो, अब एक इंसान मरने वाला है, उसकी चोट इस तरह से है, उतना इसका ब्लड लॉस हो गया, या वाइटल ऑर्गन पे लाइक दिल पे या ब्रेन पे ऐसा इफ़ेक्ट हुआ है कि वो मर जाएगा, ये चीज़ हमें पता चल गई है। अब क्या होगा, उसका डाइंग डिक्लेरेशन तो ले लिया जाएगा, डाइंग डिपोजिशन लेने के लिए उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, ये सारे वहाँ पे आए, तो ये चीज़ एक टाइम लगता है ना इसमें। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रही थी कि इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि मान लो किसी एक इंसान के गोली लगी है, ठीक है। अब अस्पताल में उसे ले जाया गया, अस्पताल में उसने डाइंग डिक्लेरेशन दे दिया कि मुझे इस आदमी ने गोली मारी है। अब ये तो हो गया डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिपोजिशन के लिए बहुत सारे सब आएंगे, अब इतने में उसकी डेथ हो जाए, तो इसीलिए इंडिया में डाइंग डिपोजिशन इतना ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। इंडिया में क्या चलता है, डाइंग डिक्लेरेशन। डॉक्टर रूल क्या होता है, मेडिकल फिटनेस, ठीक है। देखो, द डॉक्टर कैन रिकॉर्ड, ठीक है। अब उसे पता है कि नहीं आ सकते, मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो भैया ले लो तुम ही। रूल फॉर रिकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन, ठीक है, जो उसकी लैंग्वेज है उससे पूछो। स्टेटमेंट, ठीक है, कि उसका जो स्टेटमेंट एग्जैक्टली रिकॉर्ड करना चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइड करना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, गारंटी के डिक्लेयर ऑब्टेन हो गया। दैट कॉन्शियस, ठीक है। टेस्टेड बाय डॉक्टर के भाई पेशेंट क्या था, तब कॉन्शियस था। अब बात करते हैं विटनेस की, जिससे भी क्वेश्चन आ सकता है SAQ में, ठीक है। ये क्या लिखा गया, SAQ में इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एविडेंस आ सकता है तो विटनेस क्यों नहीं आ सकता, इंक्वेस्ट क्यों नहीं आ सकता, तीनों आ सकते हैं। विटनेस इज़ अ पर्सन, सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि विटनेस इज़ अ पर्सन हु गिव एविडेंस, अच्छा भाई, और टेस्टिमनी अंडर ओथ में इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग फैक्ट्स और ओपिनियंस
रेलिवेंट टू जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो इन्होंने कहा है कि विटनेस एक इंसान होता है जो एविडेंस देता है, ये एक गवाह होता है जो सबूत देता है कसम खा के, ठीक है, कोर्ट में। बस इतनी बात है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, याद करना। चलिए सबसे पहले टाइप ऑफ विटनेस मैं आपको बताती हूँ। कॉमन, ऑर्डिनरी, एक्सपर्ट विटनेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्टाइल विटनेस तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पर ये तो मैंने नहीं सुना है। चाइल्ड विटनेस, चाइल्ड विटनेस देख लेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम शुरू करते हैं विटनेस के टाइप। सबसे पहला आता है कॉमन या ऑर्डिनरी विटनेस। टेस्टिफाई फैक्ट डायरेक्टली ऑब्जर्व और परसीव थ्रू सेंसेस। तो जो उसने अपने सेंस से परसीव किया, जैसे साइट देखा, साउंड सुना, स्मेल करी, टच करा, ठीक है। रूल क्या है? कैन नॉट एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियन और डिडक्शन। वो नहीं बता सकते वो एक्चुअली ऐसा मुझे लगा से कुछ नहीं है, जो हुआ वो बता। आया बात समझ में? लगा वगा कुछ नहीं है, जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, सिर्फ वो बताओ। लगा है तो छोड़ दो, लगा का कुछ नहीं है, जो सुना देखा वो बताना। एग्जाम्पल, अ बाई स्टैंडर वो सॉ अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जो साइड में खड़ा हुआ इंसान जिसने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखा है, वो क्या है? ऑर्डिनरी विटनेस है। एक्सपर्ट विटनेस क्या हो गया मुझे? एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है? अ पर्सन possessing स्पेशल नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक फील्ड लाइक मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस, बैलिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट्स, हैंड राइटिंग। तो एक्सपर्ट का मतलब है वो स्किल्ड पर्सन है। एक्सपर्ट किसे कहते हैं? जैसे कोई नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो। नॉलेज क्या हो सकती है? मेडिसिन की, फॉरेंसिक साइंस की, बैलिस्टिक्स की, फिंगरप्रिंट्स की और हैंड राइटिंग की। Under Section 45 Indian Evidence Act, an expert witness is permitted to draw conclusions and offer professional opinions. तो ये देखो, वो opinion नहीं दे सकता था, ठीक है, लेकिन ये opinion दे सकते हैं based on observed fact और data। समझते हो? अब मान लो कि किसी ने गोली चलती देखी, लेकिन गोली चलाने वाले इंसान को नहीं देखा, लेकिन जो बैलिस्टिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, कभी उसने बचपन में पढ़ी होगी, FSL विजिट करा होगा या जो भी है, उसे इतना ये उसने बताया कि गोली यहाँ से चली होगी, ऐसा मेरा ओपिनियन है, तो उसके ओपिनियन को माना जाएगा, मतलब उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो कहेगा, इसे क्यों एक्सेप्ट किया जाएगा? बिकॉज वो ऑर्डिनरी विटनेस है, ये एक्सपर्ट विटनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर टेस्टिफाई ऑन द एज ऑफ एन इंजरी, कॉज ऑफ डेथ, मेंटल साउंडनेस। तो ये इसका एग्जाम्पल था जो मैंने बताया, वो भी इसका एक एग्जाम्पल माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हॉस्टाइल विटनेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉस्टाइल का मतलब होता है झूठा, जो झूठा है। तो इन्होंने क्या कहा? अ विटनेस हु टेस्टिफाई अनएक्सपेक्टेडली टर्न्स, ठीक है, क्या यू टर्न मार के भाग जाता है, अगेंस्ट द पार्टी दैट समन दैम और डेलिबरेटली सप्रेस द ट्रूथ ड्यू टू थ्रेट, रिश्वत और कॉल्यूजन, ठीक है, रिश्वत की वजह से किसी, अब देख लेना मम्मी क्या कह रही है, ठीक है। तो हॉस्टाइल विटनेस का पता चला जो यू टर्न मार ले, किसकी वजह से? थ्रेट की वजह से, रिश्वत ले ले, ठीक है, या फिर कुछ और हो जाए। तो इसका एग्जांपल हम बहुत सारी मूवीज़ में देखते तो हैं ही। तो किसी ने कह दिया मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा, तो फिर उस हिसाब से क्या होता है, वो जो गवाह है वो अपना बयान बदल देता है। अंडर सेक्शन 154 IEA, विद जज परमिशन द समनिंग लॉयर कैन क्रॉस एग्जामिनेशन। वो अपने हॉस्टाइल विटनेस से भी क्या कर सकता है? फिर क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। Child witness, a child below 12 years can testify if court satisfy itself that child understand the obligation to speak truth। तो इन्होंने कहा है कि अगर बच्चा 12 साल से कम का है और बच्चा इतना समझता है, वो सच बोल सकता है, तो उसे भी एक्सेप्ट किया जाता है। ये तब होता है जब बिल्कुल हमें कुछ पता ही नहीं है, बच्चा उस चीज़ का गवाह है, जैसे बंद घर है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी जगहों पे, बड़े शहरों में ये चीज़ ज़्यादा होती है क्योंकि उनके यहाँ लोग ही नहीं होते, परिवार में बच्चे होते हैं, बूढ़े तो होते ही नहीं हैं। तो अब जैसे माँ बाप ड्यूटी पे गए हैं, कोई और साथ में काम वाली है, वो बच्ची एक काम वाली को कोई मार दिया है, ठीक है, मर्डर हो गया, तो उसका कौन? तो चाइल्ड विटनेस वहाँ ऐसे केसेस में लिया जा सकता है।
कोर्ट प्रोसीजर, समन, ओथ, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, कंडक्ट मनी क्या होता है? समन्स का मतलब होता है सपनिया, जो बुलावा होता है, ठीक है। समन इज ऑफिशियल रिटर्न ऑर्डर इशू बाय कोर्ट डायरेक्टिंग उस पर्सन को अटेंड करना है स्पेसिफिक डेट पे, उस पर डेट लिखी होती है, टाइम लिखा होता है, लोकेशन लिखी होती है कि तुम्हें आना है, टू प्रोड्यूस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो समन क्या है? एक बुलावा है। समन क्या है? हिंदी में लिख दूँ मैं, ये एक क्या है? बुलावा, बुलावा है, ठीक है। तो आपको आना है इस डेट में इतने बजे और इस लोकेशन पे। टाइप ऑफ समन्स क्या होता है? सपनिया, ये मैंने नहीं पढ़ा है। रूलिंग गवर्न, ठीक है। रूलिंग गवर्निंग समन्स फॉर डॉक्टर्स, अच्छा, मस्ट बी सर्व पर्सनली और डिलीवर बाय रजिस्टर पोस्ट, ठीक है। डॉक्टर्स के लिए क्या है? अब डॉक्टर को अगर आना है, डॉक्टर को बुलाया गया, या तो वो पर्सनली खुद आए या फिर डिलीवर कर दे पोस्ट के थ्रू, या फिर किसी को मैसेंजर के थ्रू, है ना, जो जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, कोर्ट का कोई इंसान हो। प्रायोरिटी रूल क्या रहेगा इसमें? क्रिमिनल कोर्ट समन टेक्स एब्सोल्युटली प्रायोरिटी। ये इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल कोर्ट है, एक डॉक्टर है, उसे क्रिमिनल कोर्ट भी जाना है, सिविल कोर्ट भी जाना है, और दोनों का लेटर उसके पास है, तो उसे चाहिए वो क्रिमिनल कोर्ट को प्रायोरिटी दे, एंड ये रूल है। हायर कोर्ट समन्स, जैसे कि अब सारे ही अगर क्रिमिनल कोर्ट के हैं तो उन्होंने कहा है कि हायर कोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, लाइक सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट को सेशन कोर्ट से, ठीक है। इफ़ सर्व विद 2 समन्स फ्रॉम कोर्ट इक्वली स्टेटस और सेम डे, ठीक है, दोनों समन्स सेम डे है, अटेंड द कोर्ट वो समन्स वॉज रिसीव फर्स्ट, कि जिसका पहले आया था पहले उसके पास जाओ, बाद में दूसरे के पास आपको जाना है। Consequences of non-compliance will full failure to obey court summon without valid justification, contempt of court, and render the doctor liable for अगर आप नहीं आते हो, आपने मना कर दिया, बुलाने पर भी आप नहीं आते हो, तो आपको क्या हो जाएगा? वारंट, फाइन और जेल आपको हो सकता है। तो जब भी बुलाया जाए तो जाना चाहिए। ओथ ये आप पढ़ लेना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम, इसमें 4 स्टेप्स इन्होंने पहले ही बता दिए। एग्जामिनेशन इन चीफ, ये भी आप पढ़ लेना, है ना, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। एक मिनट रुको, ये थोड़ा हार्ड है, मैं आपको एक इमेज प्रोवाइड करा दूंगी सारे नोट्स के नीचे, आप वो देख लेना, उससे पढ़ लेना। 3 पॉइंट्स हैं ये, 4 नहीं है, तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। री एग्जामिनेशन तक है, ठीक है, 4th पॉइंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको इमेज फ्रॉम इमेज लिख दे रही हूँ, मैं फ्रॉम इमेज, वो मैं इमेज दे दूँगी आपको। कंडक्ट मनी भी पढ़ लेना, इसमें कोई नहीं, जो पैसा आपको मिलता है, ठीक है, आपके खर्चे के लिए। कंडक्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। एविडेंस, इंक्वेस्ट एंड विटनेस इंपॉर्टेंट था। प्रोफेशनल एटिकेट्स, ठीक है, पढ़ लेंगे। अब इसमें क्या बताऊँ मैं कि क्या एटिकेट्स होने चाहिए।